गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसा कि अपना चैप्टर कल सेकंड सॉल्यूशन खत्म हो गया है, आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 3। ठीक है, तो अभी तक मुझे याद है जहां तक, तो मैंने एक चैप्टर 9 का एक 8 का चैप्टर करवा दिया आप लोगों को, और उसके बाद में अभी तक मैंने आपको फर्स्ट और सेकंड का करवा दिया है। तो मेरी तरफ से 5th चैप्टर स्टार्ट हो रहा है आज। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं 5th चैप्टर। और मतलब वैसे तो 3rd चैप्टर है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। आपको इसके बारे में मतलब जितने भी हम डेली लाइफ में बैटरी सेल सब कुछ यूज करते हैं, कैसे उनमें वर्किंग होती है कैसे नहीं होती है, वो सब हम इसमें पढ़ने वाले हैं। तो कैसे कौन सी केमिकल रिएक्शन किस सेल में होगी किस में नहीं होगी, सेल कितने टाइप के होते हैं, और इसमें जो रिएक्शन होती हैं वो इलेक्ट्रोड पे कौन कौन से इलेक्ट्रोड्स होते हैं, कैथोड और एनोड, और उन पे कौन सा पॉजिटिव होता है कौन सा नेगेटिव होता है, ये सब हम उसमें बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो ये चैप्टर हमारा इस पे ही बेस है। ठीक है, तो हम अपने चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। आज हम इंट्रोडक्शन पढ़ते हैं। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, हमारे पास डेफिनेशन से इलेक्ट्रोकेमिकल केमिस्ट्री की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। तो हम स्टार्ट कर रहे हैं, यहाँ देखिए, द ब्रांच ऑफ अ केमिस्ट्री विच इज डील्स विद study of a production of electric energy from the spontaneous chemical reaction the chemical change from the expenditure of electrical energy is called electrochemistry। ठीक है, मतलब क्या कह रहा है कि कोई ऐसी मतलब केमिस्ट्री की ऐसी ब्रांच जिसके अंदर क्या हो, हम स्टडी करते हो प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी का प्रोडक्शन का वे है वो हम फाइंड आउट करते हैं, स्टडी करते हैं कि कैसे इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस की जाती है। ठीक है, और वो कैसे करेंगे, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन से। स्पॉन्टेनियस मतलब जो कंटिन्यूअसली हैपन होती रहेगी। ठीक है, कंटिन्यूअसली जब तक उसको सॉल्यूशन मिलता रहेगा वो हैपन होती रहेगी, और जैसे ही सॉल्यूशन मिलना बंद हो जाएगा तो वो स्टॉप हो जाती है। तो इसे हम क्या कहते हैं, स्पॉन्टेनियस केमिकल रिएक्शन कहते हैं। केमिकल चेंज फ्रॉम द एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी, मतलब क्या है, केमिकल चेंज होता रहे। एक्सपेंडिचर मतलब जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी है उसकी वजह से क्या है, वो केमिकल चेंज होता रहे, या केमिकल चेंज की वजह से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती रहे। ऐसी जो मतलब स्टडी है या ऐसी जो ब्रांच है उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। ठीक है, जो आज अपन स्टार्ट कर रहे हैं, पढ़ना स्टार्ट कर रहे हैं। तो चलिए आगे देखते हैं। ये तो हमारा पास नॉर्मल डेफिनेशन हो गई है इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। फिर हम स्टार्ट आगे देखते हैं मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। देखो, मेटेलिक और इलेक्ट्रोलाइटिक, मेटल के जो कंडक्टर्स होते हैं एक तो वो, और एक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर कौन होते हैं, जो इलेक्ट्रिक मतलब कह सकते हैं वैसे सनलाइट के प्रेजेंस में भी, या जिनको हीट देने पे, या फिर मतलब उनको ज्यादा हीट हो जाए, गर्म हो जाए, तो भी वो कंडक्टर बन जाए, तो उसे हम क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कह सकते हैं एक तरह से। तो यहां हमारे पास स्टार्ट होता है अपना जो इलेक्ट्रोलाइटिक और मेटेलिक कंडक्टर। ऑल सब्सटेंस ऑन नो, मतलब जो जितने भी सब्सटेंस है वो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ठीक है, यहां लिखा हुआ है ऑल सब्सटेंस डू नॉट शो इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी। ये आप सभी को भी पता है। जैसे अगर मेरे हाथ में ये वुड स्टिक है तो ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी नहीं करेगी, और अगर मेरे पास प्लास्टिक है वो भी नहीं करेगा, फाइबर है वो भी नहीं करते हैं। ठीक है, और अदर जो थिंग्स है, मतलब वो बहुत सारी ऐसे थिंग्स है जो कि कंडक्टिविटी नहीं करती हैं। कंडक्टिविटी होने के लिए स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक होनी जरूरी है। स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है कि इसके जो वैलेंस सेल होता है उसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी होता है, तब जाकर के वो कंडक्टिविटी करता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि सारी मेटल्स हैं लगभग वो कंडक्टिविटी करती हैं, कुछ ऐसी हैं जो नहीं भी करती हों। लेकिन अगर मान लेते हैं नॉन मेटल की बात करते हैं, तो नॉन मेटल मोस्ट ऑफ जो है मतलब लगभग सारी ऐसी हैं जो नहीं करती हैं, सिर्फ एक छोड़ करके ग्रेफाइट को। ग्रेफाइट कंडक्टिविटी क्यों करता है ये आप सभी को पता होना चाहिए। तो ग्रेफाइट की बात कर रहे हैं अपन, कंडक्टिविटी क्यों करता है, तो आपको पता है कि ग्रेफाइट होता है वो कैसा हेक्सागोनल स्ट्रक्चर बनाता है, और एक कार्बन एटम क्या करता है, 3 अदर कार्बन एटम से जुड़ा होता है।
तो कहने का मतलब एक कार्बन एटम है वो कितने से जुड़ा होना चाहिए, 4 एटम से जुड़ा होना चाहिए, जब उसके पास कोई फ्री वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होगा। लेकिन अगर वो 3 से जुड़ा हुआ है, हेक्सागोनल स्ट्रक्चर में वो 3 से जुड़ा होता है, तो इसका मतलब क्या होता है, उसका एक बॉन्ड फ्री होता है, या एक इलेक्ट्रॉन या एक वैलेंस इलेक्ट्रॉन है वो फ्री होता है, जिसकी वजह से वो कंडक्टिविटी करता है। तो ये सब ये जो कंडक्टिविटी की जो कॉन्सेप्ट है वो सभी में सेम होता है कि भाई हमारे पास फ्री इलेक्ट्रॉन्स होने जरूरी है, अदरवाइज कंडक्टिविटी नहीं होगी। तो इसने यही वही कॉन्सेप्ट यहाँ यूज किया है कि बोला कि जितने भी सब्सटेंस होते हैं वो सारे कंडक्टिविटी शो नहीं करते हैं। ठीक है, तो यहाँ आगे बोलता है दो सब्सटेंस फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक करंट कैन पास थ्रू इट आर नोन एज या कॉल्ड कंडक्टर्स। जिन चीजों के बीच में से इलेक्ट्रिक करंट पास होता हो, ठीक है, इलेक्ट्रिक करंट उसके अंदर से पास होता हो, तो हम उसे क्या कह सकते हैं, उसे हम कहेंगे कंडक्टर। ठीक है, दो सब्सटेंस फ्रॉम विच इलेक्ट्रिक करंट कैन नॉट बी पास थ्रू आर कॉल्ड नॉन कंडक्टर्स और इंसुलेटर्स। तो जो चीज हमारे पास मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक करंट पास करने के लिए अलाउ नहीं करती है, उसे हम क्या कह सकते हैं, नॉन कंडक्टर कह सकते हैं या इंसुलेटर कह सकते हैं। ठीक है, तो बेसिकली हमारे पास जैसे ये वुड स्टिक है, ये क्या होगी, नॉन कंडक्टर होगी, क्योंकि ये इलेक्ट्रिकल जब तक ये सूखी है तब तक तो नहीं, लेकिन जैसे आप इसको पानी में डाल दोगे या हरी होगी, जैसे पेड़ से काटते हैं तो तब ये गीली होती है, तब ये कंडक्टिविटी करती है। लेकिन वो कंडक्टिविटी इस लकड़ी के कारण नहीं है, इस कंडक्टिविटी वो होगी उसके कारण जो उसके अंदर मिनरल्स और वाटर प्रेजेंट है, तो वो उसमें क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और वो आयंस क्या करेंगे, जो है प्रोड्यूस करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप ये कहो कि सर ये लकड़ी भी कर सकती है, तो लकड़ी इसलिए कर सकती है कि उस टाइम इसमें पानी का मॉइस्चर होता है, ठीक है, या न्यूट्रिएंट्स होते हैं, या मतलब जितने भी सोडियम क्लोराइड और वो सब न्यूट्रिएंट्स होते हैं, तो उसमें भी आयन होते हैं ऑब्वियस है। तो उस आयन की वजह से ऐसा होता है कि इनमें इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी होती है, अदरवाइज ऐसा नहीं होगा। तो हमारे पास कंडक्टर और इंसुलेटर दोनों की डेफिनेशन हमने पढ़ ली है। अब हम आगे आ जाते हैं, अगला हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो क्या है, मेटेलिक कंडक्टर कैन बी क्लासिफाइड इनटू 2 टाइप्स। मेटेलिक कंडक्टर्स हैं वो क्या हैं, 2 तरह के होते हैं, या उनको हमने 2 तरह से बांटा है। अब कौन कौन से होते हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं कि कौन कौन से होते हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर है दोज मेटेलिक सब्सटेंस which can conduct electricity without any chemical change। ठीक है, मतलब जो ऐसे मेटेलिक सब्सटेंस होने चाहिए जिसको क्या है विदाउट इलेक्ट्रिसिटी जो है कंडक्ट करते हो विदाउट एनी केमिकल चेंज। इट इन दिस कंडक्टर द इलेक्ट्रिसिटी फ्लो फ्रॉम द अपोजिट टू डायरेक्शन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स। ये देखो दोनों, मतलब ये भी कह सकते हैं इलेक्ट्रॉन जिस डायरेक्शन में उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक करंट होगा, या इलेक्ट्रिक करंट है उसके अपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रॉन का फ्लो होगा। तो दोनों बातें एक ही हैं। तो ये बोल रहा है कि मेटेलिक ऐसे सब, मतलब मेटेलिक जो हम कंडक्टर्स पढ़ रहे हैं तो उसमें क्या होना चाहिए, मेटेलिक सब्सटेंस ही होना चाहिए। आगे जो अगर दूसरा टाइप पढ़ेंगे तो हो सकता है उसमें मेटल ना होकर के नॉन मेटल भी कंसिडर किया हो। तो हमारे पास फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसी में बात कर लेते हैं कि इसमें क्या होना चाहिए, हमारे पास मेटेलिक सब्सटेंस होना जरूरी होना है, और उसके अंदर से जो अगर इलेक्ट्रिक जो इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, अब उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे मेटेलिक कंडक्टर। तो ये इसकी नॉर्मल चीजें थी। अब इसके कुछ फैक्ट्स हैं, वो फैक्ट्स डिस्कस कर लेते हैं, और सेकंड टाइप डिस्कस कर लेते हैं कि सेकंड टाइप है क्या। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट्स आगे स्टार्ट करते हैं, अपना आगे का कॉन्सेप्ट है। तो आगे हम मतलब जो है फैक्ट्स पढ़ रहे थे, हम किसके, मेटेलिक कंडक्टर से फैक्ट्स पढ़ रहे हैं। तो मेटेलिक कंडक्टर में फैक्ट्स पढ़ रहे हैं, तो मेटेलिक कंडक्टर में फैक्ट्स आते हैं हमारे पास 4। क्या क्या फैक्ट्स हैं वो हम डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, पहला फैक्ट है नंबर ऑफ वैलेंस इलेक्ट्रॉन पर एटम इन मेटल। मतलब बोल रहा है कि वैलेंस इलेक्ट्रॉन होने चाहिए पर एटम के साथ। ये पहली कंडीशन है मेटेलिक कंडक्टर की। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि उसके अंदर इलेक्ट्रॉन वैलेंस इलेक्ट्रॉन पेयर होना या फ्री होना चाहिए, तो वैसा ही ये बोल रहा है कि उसके पास वैलेंस इलेक्ट्रॉन होना या पर एटम होना जरूरी है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन होना जरूरी है।
ठीक है। स्ट्रक्चर एंड नेचर ऑफ मेटल, स्ट्रक्चर कैसी है, हेक्सागोनल है, टेट्राहेड्रल है ना, कैसी है, तो वो भी डिपेंड करती है कि टेट्राहेड्रल है तब तो मुश्किल है, वो मतलब मुश्किल होगा कि उसके अंदर मतलब कंडक्टिविटी होगी, क्योंकि टेट्राहेड्रल होते ही तो वो 4 से बाइंड हो जाएगा, तो नहीं होगा। फिर बोल रहा डेंसिटी ऑफ द मेटल, डेंसिटी कि भाई उसकी डेंसिटी लो है या हाई है। जितनी ज्यादा डेंसिटी हाई होगी, ठीक है, वो क्या होगा, उतना ही मतलब कंडक्टिविटी ज्यादा कर सकता है, मे बी कर सकता है, ठीक है, डेंसिटी के हिसाब से। ओके, आगे देखते हैं नेक्स्ट। डेंसिटी का हो गया कॉन्सेप्ट। फिर हम बात करते हैं टेम्परेचर की। उठा के इनको इधर रख दो, मिट्टी गिर जाएगी। ओके, टेम्परेचर, देयर कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद द इंक्रीजेस ऑफ टेम्परेचर। तो हमारे पास हम ये कह रहे हैं कि अगर मान लो टेम्परेचर इंक्रीज हुआ तो टेम्परेचर जो है उसकी कंडक्टिविटी डिक्रीज हो जाती है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं आपको सबसे बेस्ट एग्जाम्पल देता हूं, जिससे हमारे पास सिल्वर है, चांदी जिसे कहते हैं अपन, सुपर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, बेस्ट कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है। लेकिन अगर मान लो उसको हीट करेंगे, जैसे जैसे उसको हीट करते चले जाएंगे तो कंडक्टिविटी क्या हो जाती है, लो हो जाती है, ठीक है। इसी का एग्जाम्पल हम और समझ सकते हैं कि गर्मियों के अंदर जो है वोल्टेज कम हो जाते हैं, ठीक है। ओके, तो फिर आगे बोल रहा है, मतलब जैसे हम बात कर रहे थे कंडक्टिविटी विद टेम्परेचर की, टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में कंडक्टिविटी की। तो अगर मान लो हमारे पास जो है, मैंने आपको बताया कि अगर गर्मियों के मौसम की बात करते हैं तो गर्मियों के मौसम में क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो वोल्टेज कम हो जाते हैं। उसका रीजन यही है कि मतलब जैसे हीट ज्यादा होती है तो कंडक्टिविटी, मतलब जितने भी वायर्स होते हैं वो मेटल के बने होते हैं, और मेटल क्या करती है, उल्टा काम करती है कि भाई अगर जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा तो उसकी जो कंडक्टिविटी है वो क्या हो जाती है, डिक्रीज हो जाती है, ठीक है। तो इसीलिए गर्मियों के अंदर जो है हमारे पास लाइट ज्यादा काटते हैं, क्योंकि वोल्टेज कम हो जाते हैं, तो उसकी पूर्ति करने के लिए क्या करते हैं, वो लाइट को बार बार काटते रहते हैं ताकि लोग कम से कम कंजप्शन करें, ठीक है। सर्दियों में कभी लाइट नहीं कटती है, मतलब ज्यादातर नहीं कटती है, क्योंकि उस टाइम में ऐसा कुछ भी प्रभाव नहीं पड़ता है, ठीक है। तो हमारे पास बेसिकली हम ये कह सकते हैं कि जो हमारी कंडक्टिविटी है सर्दियों में अच्छी बनी रहती है, इसलिए लाइट नहीं काटते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं नेक्स्ट आगे की। आगे आता है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। ओके, चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आता है नेक्स्ट जो है मेटेलिक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। Those substance shows the electrical conductivity within मतलब melton state of aqueous solution। हम ये कह सकते हैं कि कोई भी ऐसा सब्सटेंस जो मेल्टन स्टेट में हम क्या करें कि वो कंडक्टिविटी शो करे, ठीक है, मेल्टन स्टेट पे, ऐसे ना करें, मेल्टन स्टेट पे ही करें, तब हम उसे क्या कह सकते हैं, हम उसे इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशन कहेंगे। क्यों होता है ऐसा, देखो पीछे वाले में तो क्या था, हमारे पास चीजें रिक्वायर्ड थी क्या, जैसे हम कह सकते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन था, लेकिन इसमें वैलेंस इलेक्ट्रॉन नहीं होता इलेक्ट्रोलाइटिक में। इलेक्ट्रोलाइटिक में बेसिकली क्या होते हैं, आयंस होते हैं, और ये आयंस हैं वो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जैसे पॉजिटिव आयन और नेगेटिव आयन। तो इलेक्ट्रोलाइट से जितने भी कंडक्टर्स होते हैं उसमें क्या होंगे, आयंस होंगे, और वो क्या करेंगे, फ्लो करेंगे। पॉजिटिव आयन जो है नेगेटिव कैथोड की तरफ मूव करेगा, नेगेटिव कैथोड है वो पॉजिटिव आयन को कैचअप करेगा। तो ऐसा मतलब कंटिन्यूअस मूवमेंट चलता रहेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिसिटी मतलब बनेगी। तो इसमें हम यही पढ़ रहे हैं कि जो सब्सटेंस हो उस वो क्या करें, मतलब इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी कब से शो कर सकता है, जब मेल्टन स्टेट या क्वेश्चन सॉल्यूशन हो तब, ठीक है, तब हम उसे क्या कह सकते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स कह सकते हैं, ठीक है। ये तो कॉन्सेप्ट हुआ इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स का। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास आता है डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो मेटेलिक और मतलब इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स है, उसके बीच में जो डिफरेंस है वो आपको मैं बता रहा हूँ,
ठीक है। बेसिकली क्या है कि मतलब यहाँ स्पेस कम है तो मैं आपको वैसे बोल के बता देता हूँ ताकि आप लोग जैसे सुनेंगे तो आप उसको लिख पाएंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं हम मेटेलिक कंडक्टर की। तो मेटेलिक कंडक्टर और इलेक्ट्रिक करंट इज पास बाय फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन देम। मतलब क्या होगा, मेटेलिक कंडक्टर में इलेक्ट्रॉनों की वजह से जो है फ्लो, इलेक्ट्रॉन फ्लो होंगे तब उसमें करंट फ्लो हो सकता है, अदरवाइज नहीं हो पाएगा। ठीक है। नॉट मेटेलिक कंडक्टर की बात करते हैं तो उसमें क्या होगा, ठीक है, या इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स की बात करते हैं तो वो क्या करते हैं, तो उसके अंदर क्या होता है, ये कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिक करंट इज पास बाय द फ्लो ऑफ आयंस टुवर्ड्स द अपोजिट चार्ज इलेक्ट्रोड्स इन देम। जैसे कि मैंने आपको बताया कि इसके अंदर क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइटिक में जो पॉजिटिव आयन है वो नेगेटिव कैथोड की तरफ जाएगा और नेगेटिव आयन है वो पॉजिटिव कैथोड की तरफ जाएगा। तो ये क्या करते हैं, इसमें जो है मेटेलिक कंडक्टर में तो सिर्फ इलेक्ट्रॉन रिक्वायर्ड होते हैं इलेक्ट्रिसिटी फ्लो करने के लिए, और जो नॉन मेटेलिक कंडक्टर होते हैं उसमें क्या होता है, आयंस रिक्वायर्ड होते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लो करने के लिए। ठीक है। आगे बोल सेकंड बात करते हैं मेटेलिक कंडक्टर्स, देयर इज नो केमिकल चेंज ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। मेटेलिक कंडक्टर में कोई केमिकल चेंज नहीं होगा ड्यूरिंग द इलेक्ट्रिसिटी या द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। क्यों? क्योंकि उसमें इलेक्ट्रॉन्स रिक्वायर्ड होते हैं, वो इलेक्ट्रॉन्स फ्री स्टेट में रहते हैं, सॉलिड स्टेट में ही उसके अंदर, मेटल के अंदर। बट वो क्या करते हैं, मूवमेंट, इलेक्ट्रॉन मूवमेंट करते हैं लेकिन उसके एटम मूवमेंट नहीं करते, इसलिए ऐसा होता है। अगर बात करें हम नॉन मेटेलिक कंडक्टर की, दीज कंपाउंड्स आर इलेक्ट्रोलाइज्ड ड्यूरिंग द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इट मींस केमिकल चेंज टेक्स प्लेस। मतलब क्या होगा, जब ये कंडक्टिविटी कब करेंगे, जब मेल्टन स्टेट होगी, और मेल्टन स्टेट होगी तो क्या होगा कि केमिकल चेंज तो होगा ही ना, क्योंकि केमिकल चेंज कैसे होगा, एक पॉजिटिव आयन बनेगा और एक नेगेटिव आयन बनेगा। फॉर एग्जांपल मैं मान लेता हूं कि इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर है, वो हमारे पास NaCl है, तो वो सॉलिड स्टेट में कंडक्टिविटी नहीं करता है, लेकिन जैसे ही वो एक्वेशियस सॉल्यूशन बनाता है वो कंडक्टिविटी स्टार्ट कर देता है। कैसे? क्योंकि Na प्लस हो जाता है और Cl माइनस हो जाता है, इसकी वजह से वो कंडक्टिविटी करना स्टार्ट कर देता है, ये आप सबको पता है। ठीक है। फिर हम बात करते हैं आगे, फ्लो ऑफ सब्सटेंस डज नॉट टेक प्लेस इन देम। मतलब क्या है, सॉलिड में फ्लो नहीं होगा सब्सटेंस का एक जगह से दूसरी जगह, है ना, पता है, क्योंकि सॉलिड है तो वो फ्लो थोड़ी ना होता है, उसको तो उठा के ले जाया जा सकता है। ठीक है। अगर नॉन मेटेलिक कंडक्टर की बात करें, इलेक्ट्रिक करंट इज पास्ड बाय ट्रांसफर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एट द अपोजिट चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रोड्स। अगर मान लो हमें क्या करना हो, इलेक्ट्रॉनों को एक जगह से दूसरी जगह पास करना हो, भेजना हो, तो हम उसमें इलेक्ट्रिक करंट पास कर सकते हैं। तो क्या होगा, इलेक्ट्रॉन है वो अपोजिट चार्ज वाले इलेक्ट्रोड पे पहुंच जाएंगे। ओके। इसका फोर्थ एंड लास्ट जो डिफरेंस है वो आता है कि बोल रहा है एटॉमिक वाइब्रेशन increases on increasing the temperature by which their resistance increase and electrical conductivity decreases। बोल रहा है कि जैसे जैसे एटॉमिक वाइब्रेशन इंक्रीज होगा तो क्या होगा, टेम्परेचर इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। और बाद में क्या होगा, रेजिस्टेंस भी इंक्रीज होगा और इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। कैसे? देखो, जैसे अगर हम मान ले कि हम 10 लोग एक जगह खड़े हैं तो आराम से खड़े हैं गर्मी के मौसम में, तब तक किसी को गर्मी नहीं लग रही है। लेकिन क्या है, सबने थोड़ा वर्कआउट करना स्टार्ट कर दिया, दौड़ना, हल्का हल्का दौड़ना स्टार्ट कर दिया एक ही जगह खड़े होके, तो क्या होगा, सबके शरीर गर्म हो जाएंगे, पसीना आना लग जाएगा, तो सबको गर्मी लगेगी, है ना, गर्मी लगेगी, तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा। और टेम्परेचर राइज अप हो जाएगा तो क्या होगा, वहां देखो मैंने पहले ही बता दिया कि टेम्परेचर अगर इंक्रीज हुआ मेटेलिक कंडक्टर में तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। तो ये लास्ट डिफरेंस है। आगे इसमें देखते हैं नेक्स्ट वाले नॉन मेटेलिक कंडक्टर में, बोल रहा है कि द डिग्री ऑफ अ डिसोसिएशन इन द आयंस इंक्रीजेस बिकॉज ऑफ द इंक्रीज इन द टेम्परेचर ड्यू टू विच इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ऑल्सो इंक्रीज। देखो, इसमें जो इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं उसमें उल्टा होता है कि अगर जितने उसके आयन एटम्स या मॉलिक्यूल्स है वो डिसोसिएट होंगे उतना ही उसका क्या होगा, कंडक्टिविटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। क्यों? क्योंकि टूटेंगे उतने ही ज्यादा आयन बनेंगे, और आयन जितने ज्यादा बनेंगे उतना ही ज्यादा फ्लो होगा,
और जितना ज्यादा फ्लो होगा उतनी ज्यादा कंडक्टिविटी होगी, ऑब्वियसली नॉर्मल सी बात है। तो ये हमने पढ़ लिया है यहाँ हमारे पास डिफरेंस बिटवीन मेटेलिक एंड इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। फिर आ जाता है हमारे पास क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन की बात कर रहे हैं तो अपने पास क्लासिफिकेशन में देखते हैं हमारे पास, तो हमारे पास होता है कि ऑल इलेक्ट्रोलाइट्स डज नॉट डिसोशिएट इन अ सेम अमाउंट ऑफ द ऑल गिवन सॉलिड डाइल्यूशन। मतलब क्या होता है कि जितने भी इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं वो सारे सेम अमाउंट में नहीं टूटते हैं, ठीक है, कुछ ज्यादा टूटते हैं कुछ कम टूटते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अगर हम बात कर रहे हैं तो हमारे पास दो तरह के ये जो है इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स होते हैं, एक तो होता है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स और एक होता है वीक इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स। तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइटिक कंडक्टर्स तो आपके सामने मैंने बता दिया है। Those substance which is completely ionized in aqueous solution is known as the strong electrolytes। मतलब जो completely ionized हो जाए उसको तो बोलेंगे क्या, strong electrolytes। और जो क्या है मतलब completely ionized नहीं होगा वो क्या, weak electrolytes। तो इसने बोला कि strong acid और strong base क्या है दोनों और बाद में बोला strong base और weak acid, और वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस क्या होते हैं, कंप्लीटली आयनाइज हो जाते हैं। जैसे एग्जांपल दे रखा है HCl NaCl प्लस CH3COL Na और NH4 प्लस NH4Cl। ये हमारे पास एग्जांपल्स हैं इसके स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के, ठीक है। फिर हम पढ़ेंगे आगे वीक इलेक्ट्रोलाइट्स, ठीक है। तो चलिए देखते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स क्या होता है। तो चलिए आगे देखते हैं। आगे हमारे पास आ गया वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो समझ लेते हैं क्या होता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। दो सब्सटेंस व्हिच नॉट कंप्लीटली आयनाइज इन एक्वेशियस सॉल्यूशन, दीस सब्सटेंस आर नोन एज द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब क्या है कि जैसे पिछले वाले में था स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में क्या होता था, कंप्लीटली आयनाइज्ड होता था, आयन सब वो बन रहे थे पूरे के पूरे। लेकिन इसमें क्या होता है, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं होता है, इसमें कंप्लीटली आयनाइज्ड नहीं होता। जैसे मान लो हमने 100% ये एसिटिक एसिड डाला तो क्या हो जाए वो, मतलब उसमें क्या है कंप्लीटली आयनाइज नहीं होएगा। या फिर हमने अमोनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो वो भी कंप्लीट आयनाइज नहीं होगा, एल्यूमिनियम हाइड्रोक्साइड डाला तो भी नहीं हो, ठीक है। तो ये क्या है कि वो कंप्लीट आयनाइज नहीं होगा, तो ऐसे सॉल्यूशन में उसे हम क्या कहेंगे, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स कहेंगे। तो हमारे पास ये एग्जांपल है, इसमें वीक एसिड और वीक बेस सॉल्ट होगा, ये सॉल्ट होंगे। वीक एसिड और वीक बेस का जो सॉल्ट है या वीक एसिड और वीक बेस हो सकते हैं, उसका जो कॉम्बिनेशन होता है वो हो सकता है। तो उसके मतलब जो ऐसे जो सब्सटेंस होंगे वो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स होंगे। तो आज का हमारा कॉन्सेप्ट है सिर्फ इतना ही। तो आज हम इतना ही पढ़ेंगे। ओके, बाय एवरीवन एंड हैव ए नाइस डे। आप अपना होमवर्क करते रहिए और मुझे सेंड करते रहिए, ठीक है। ओके।